हेलो फ्रेंड्स, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम के लिए एप्लीकेशंस डीडीए की वेबसाइट पर लाइव हैं। 24 नवंबर यानी कि कल से ये लाइव हुए हैं। इनके फ्लैट्स की जो एलोकेशन है वो 11 दिसंबर 11 AM से स्टार्ट होगी। तब तक आपके पास टाइम है कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। 2 हफ्ते के आसपास का टाइम है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जरूर है, बट जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का टाइमर है वो 11 दिसंबर 11 AM से स्टार्ट होगा, ना कि कल से स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो 14 डेज का टाइम है आपको एप्लीकेशन वगैरह फिल करके। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है उसको पे करके फिर वेट कीजिए कि यस 11 दिसंबर को 11 AM पर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली चीज़ ट्राई करेंगे, अपनी पसंदीदा यूनिट वगैरह बुक करने की कोशिश करेंगे। मैं हरे कृष्णा रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि सेक्टर 19B वाला जो HIG है और सेक्टर 14 वाला MIG है, डीडीए इस बार नहीं ला रहा है। हो सकता है 1 से 1.5 महीने बाद एक डिफरेंट फेज में, आप सब्सिक्वेंट फेज में इसे इंट्रोड्यूस करें। मे बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, या तो मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है ई ऑक्शन के थ्रू करेगा, यही लग रहा है। क्योंकि अगर इन्हें एफसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए लाना होता तो इसी के साथ लाते। आई थिंक कि इनकी प्रीमियम प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं ई ऑक्शन ट्राई करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। शुरू करते हैं ब्रोशर का गो थ्रू। तो यस, मैंने एक बार इस ब्रोशर को देखा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और जो पिछली बार वाली डीडीए से डिफरेंट है जो 2019 में आए थे उन पॉइंट्स को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यस, जैसा कि आप देख सकते हैं 24 नवंबर से 4 PM से ये लाइव हुआ है। फ्लैट का जो बुकिंग डेट है, जो एलोकेशन डेट है, जिस दिन आपको अपना पसंदीदा यूनिट सेलेक्ट करना है, वो 11 दिसंबर है 11 AM। राइट, तो आपको 11 बजे, आप ये भी कैलेंडर पर एक इनवाइट वगैरह सेंड कर सकते हैं टू गेट एन रिमाइंडर कि 11 बजे 11 दिसंबर को आपको लॉगिन होना है। 15 मिनट के अंदर जैसे ही आपने उस यूनिट को सेलेक्ट किया, उसके 15 मिनट्स के अंदर आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ट्रांजैक्शन की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द यूनिट टाइप वो डिफरेंट है। EWS के लिए 50,000 पे करने हैं आपको उस टाइम। LIG, MIG और HIG के लिए 1 लाख, 4 लाख और 10 लाख रुपए पे करने हैं। और इम्पोर्टेंटली ये है कि आपको ये चीज़ 15 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करनी है। जैसे आप बुक माई शो वगैरह कि जो मूवी टिकट्स वगैरह बुक करते हैं उनमें भी लॉक इन पीरियड होता है कि 15 मिनट के लिए टेम्पोरली आपको एलोकेट की गई है। आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए ट्रांजेक्शन, जिससे कि आपकी ये हो जाए। एक बार को ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो फिर आप इसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐसा होता है। जब ई ड्रॉ के माध्यम से चीज़ें आती थी तब आपके पास 15 डेज का ऑप्शन होता था कि आप अपनी यूनिट वगैरह कैंसिल करा लें, बट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आपको डीडीए पहले ही बता रहा है कि ये ऑप्शंस हैं, तो इस अमाउंट को पे करने के बाद आप रिफंड नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन फीस के जो चार्जेस हैं, जो EMD अमाउंट के ओवर एंड अबव लगेंगे, विच इज़ 2500 रुपीज़। राइट, तो ये चीज़ें आपको eservices.dda.gov.in पर मिलेंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 अपडेट्स है कि अगर आप DDA में कोई लैंड या बिल्डअप प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो भी इस ड्रॉ में, आई मीन इस एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सॉरी, आई सेड ड्रॉ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो EWS का क्राइटेरिया है अब वो 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली हो गया है। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ का पेयर है वो 10 लाख रुपए से कम कमाता है, या इंडिविजुअल है कोई 6, 7, 8, इवन 9 लाख 90 हज़ार कमाता है, तो वो EWS की श्रेणी में आता है।
मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप 10 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तो फिर भी आप एप्लीकेबल हैं EWS के अंडर अप्लाई करने के लिए। इसके लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है मार्केट में। आई थॉट कि मैं इस स्टेटमेंट के थ्रू इस पर क्लैरिफिकेशन दे दूं, राइट। तो आपको EWS का सर्टिफिकेट बनाना होगा या इवन आपका इनकम सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यस, ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको ये नहीं चाहिए होगा। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तब DDA विल डिमांड कि आप EWS का सर्टिफिकेट दिखाइए। बट बेटर है कि जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके पास 14 डेज का टाइम है और आपको लगता है कि यस आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो थोड़ा सा दौड़ भाग लगा करके आप EWS का सर्टिफिकेट हाथों हाथ बनवा लें। मतलब 11 दिसंबर से पहले बनवा लें और सेफ रहें, राइट। नेक्स्ट है पहले 90 डेज का ऑप्शन मिलता था पेमेंट वगैरह का, अब 60 डेज का ऑप्शन मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर है वो सेम डे ही DDA ऑनलाइन रोल आउट कर देगा। तो पहले की तरह ऐसा नहीं है कि फिजिकली वो स्पीड पोस्ट्स के माध्यम से सबके घर भेजा जाता था, तो उसमें टाइम लगता था, डिफरेंट फेजेस में भेजता था। तो हमें एवरेज केस में भी 6 महीने और बेस्ट केस में कई बार 9 महीने का टाइम मिल जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। तो यस, इस बात का आप ध्यान रखें कि 60 डेज के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट है कॉर्पस फंड का एलोकेशन किया है। इस बार बहुत अच्छा किया है DDA ने। एक साल का जो मेंटेनेंस फीस है 75,000 रुपीज़ फॉर EWS, LIG के लिए 1 लाख, MIG के लिए 1.5 और HIG के लिए 2.5 का रेट रखा है उन्होंने कि एक कॉर्पस फंड मेंटेन करेंगे। इससे जो पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जो DDA के यूनिट होल्डर्स हैं वो मेंटेनेंस वगैरह देने में आनाकानी करते हैं, कोई मेजर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके की चीज़ों को हैंडल करने के लिए DDA ने पहले ही एक कॉर्पस फंड बना दिया है, विच इज़ गुड मूव। जब तक RWA फॉर्म नहीं हो जाती तब तक मेंटेनेंस का रेट भी DDA ने अपफ्रंट बता दिया है 1.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 1.75, 2 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो रेरा के साथ इनका डिस्प्यूट आया था, दिल्ली रेरा के साथ, इसी को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए है, विच इज़ अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस आएगा DDA की सोसाइटीज़ में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यस, पोजीशन वगैरह का डिमांड लेटर वगैरह है ये आपको ऑनलाइन ही रोल्ड आउट किया जाएगा। और कन्वीनियंस डीड जो ऑनलाइन एग्जीक्यूट की जाएगी उसके लिए जो आपका एडिशनल फंड है 5%, 6% एंड 7%, वो आपको ओवर एंड अबव टू द फ्लैट कॉस्ट देना होगा। नेक्स्ट, ये आपके डिविजनल एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आप साइट विजिट वगैरह करना चाहते हैं तो इनको कांटेक्ट करके विजिट कर सकते हैं। 9 to 11 एंड 3 to 5 मैं कहूँगा कि आप किसी भी दिन जा करके विजिट कर लें। और एनेक्चर ए में क्या क्या ऑप्शंस हैं फ्लैट के और उनके प्राइस क्या हैं, उनके साइज़ क्या हैं, ये लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेरे हिसाब से सबको ही कंसिडर करना चाहिए, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द्वारका के सेक्टर 19B के आपके EWS के फ्लैट्स हैं और 1 BHK के फ्लैट्स हैं। LIGs हैं सेक्टर 14 के, वो भी ठीक है, 77 और 88 लैक्स, 77 to 88 लैक्स वाले हैं, लिफ्ट वाले हैं, अच्छा है। नरेला वगैरह के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है ये, अभी वहाँ पर डेवलपमेंट में टाइम है। बट अगर आप साइज़ के हिसाब से रेट देखें, 160 स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 1.4 CR है, तो रेट्स बहुत लिक्रेटिव हैं। यस, आई अंडरस्टैंड कि अभी वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट DDA बहुत हाथ पैर मार रहा है वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए। बट जो कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर लैक करती हैं। एक सर्विस क्लास वहाँ पर नहीं रहना चाहता, कहीं ना कहीं ये लेबर क्लास वाली जगह हैं। बट आगे आने वाले टाइम में 7 से 8 साल, इवन 9 से 10 साल में मुझे लगता है कि वो एरिया डेवलप हो जाएगा। इतना लॉन्ग टर्म होरिजन की बात मैं नहीं करता, जैसा कि आप जानते हैं 4 से 5 साल, उससे ऊपर की कोई भी स्टोरी सुनाता है तो मैं बस परियों की कहानी की तरह सुन लेता हूँ और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। राइट, तो नरेला वाला इन जनरल आई वुड से कि आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर यस आपका उधर कोई एंगेजमेंट है
तो डिपेंडिंग ऑन द बजट ऑफ HIG MIG आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर कोई जॉब है, बिजनेस है, रोज का आना जाना है, आपको कन्वीनियंट लगता है और प्रॉपर एंड यूज है, तो फिर आप लें। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसे ना लें। बाकी जो 1 BHK हैं मेरे हिसाब से वो भी कोई बहुत सस्ते हैं नहीं, और 1 BHK की डिमांड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो अभी का टाइम है वो लोग HIGs वगैरह ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बड़े घर में रहना पसंद कर रहे हैं, और जो लग्जरियस डिमांड है हाउसिंग की, लग्जरी हाउसिंग की डिमांड से वो बहुत ज़्यादा बूम की हुई है। कहीं ना कहीं ये जो 1 BHK और छोटे 2 BHK थे वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सब अवॉइड कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, EWS में है, तो आई वुड से सेक्टर 19B का जो 26 लाख रुपीज़ का 50 स्क्वायर मीटर वाला चीज़ है आप देख सकते हैं। ऑल्दो सेक्टर 14 के कंपैरिजन में छोटा है, बट लोकेशन पेज इट ऑफ, राइट। 50 स्क्वायर मीटर की चीज़ आपको 26 लाख रुपीज़ में मिल रही है बॉस, और क्या चाहिए, राइट। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, सेक्टर 14 वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर छोटा 1 BHK न्यूक्लियर फैमिली के लिए अगर आप रहना चाहते हैं वहाँ पर, तो ये सेक्टर 14 का 1 BHK और EWS दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। जो इन्होंने फ्लैट का पोजीशन डेट दिया हुआ है, ये पोजीशन डेट है जून मार्च अप्रैल, ये जून अप्रैल एंड मार्च का ये डेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर 19B और सेक्टर 14 द्वारका वाला है वो भी जून या तो अप्रैल में इसी साल हैंडओवर होना है। मतलब इससे पहले पहले DDA कहीं ना कहीं जो इनके HIGs और MIGs हैं द्वारका के, वो इंट्रोड्यूस करेगी। मे बी डिफरेंट फॉर्म के थ्रू करे, जैसा कि मैंने आपको बताया, E-ऑक्शन के थ्रू करे, जैसे भी करना चाहे। बट मैं देखता हूँ कि 1 से 2 महीने के भीतर भीतर ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। अब कौन इसको अवॉइड कर सकता है? मेरे हिसाब से अगर आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं द्वारका में, और 2 BHK या 3 BHK वगैरह प्रेफर कर रहे हैं, तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप दोनों ले सकते हैं, 1 BHK भी ले सकते हैं और साथ में जो अपकमिंग आ रहा है वो भी ले सकते हैं, तो यस आप द्वारका वाले के लिए जा सकते हैं। सेक्टर 14 वाले के लिए 1 BHK डिसेंट साइज है, 88 लाख रुपीज़ का प्राइस है, ठीक है। उसके बाद जो 3 BHK आएंगे या 2 BHK आएंगे वो कहीं ना कहीं 1.4 और 2.2 CR के आसपास के होंगे। तो यस आपको फंड इसी हिसाब से मैनेज करना होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी वाया गूगल फॉर्म्स मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है तो यस यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स। में अपकमिंग Q&A सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये था एनेक्चर ए। ये जो पूरा ब्रोशर है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रहा हूँ। अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो एफिडेविट्स हैं आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाल करके देना है, विच इज़ गुड। और हाँ, एक लोकनायकपुरम का भी था अनदर ऑप्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है वो लोकेशन, बट अगेन अगर आप एंड यूज के लिए देखना चाहते हैं, अगर आपकी उधर एंगेजमेंट्स है, तो फिर भी लोकनायकपुरम इज अ मच बेटर लोकेशन एज कम्पेयर टू नरेला, राइट। तो ये लोकनायकपुरम का लेआउट है यूनिट का। अगर आप देखें तो 10x11 और 10x12.5 के आसपास के जो लिविंग और बेडरूम्स वगैरह हैं। बालकनी डिसेंट है, कोई इशू नहीं है। तो EWS वाले फ्लैट्स भी जो हैं डिसेंट है मेरे हिसाब से। जो 1 BHK यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं वैसे हैं। और ये सेक्टर 14 का आपका ये EWS वाला है। यहाँ पर अगेन वही साइज है, 10x11 टाइप्स के साइजेस हैं। किचन थोड़ी सी मुझे कंपैरेटिवली छोटी लग रही है EWS की, बट अगेन फिर भी ठीक है, राइट। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपको ये लेआउट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। बट यस मेरे हिसाब से डिसेंट है, स्पेशली 1 BHK टाइप 3 और टाइप 2 दोनों ही अगर देखें सेक्टर 14 के तो दोनों ही अच्छे हैं। सेक्टर 19 वाला भी आई थिंक कहीं देना चाहिए नहीं, बट यस सेक्टर 19 वाला पहले चला गया। आई थिंक यस सेक्टर 19 का मिसिंग है। यस ये रहा सेक्टर 19 का। इन्होंने
मैंने सेक्टर 19 का आर्किटेक्चर डायग्राम देने की कोशिश की है यहाँ पर, अगर आप देखें तो यस, ये हैं EWS के यूनिट्स। छोटे हैं, अगर देखें मल्टीपर्पज़ रूम भी इनका बहुत छोटा है, जिसको कि ये मे बी लिविंग रूम की तरह देखना चाहते हैं तो बहुत छोटे हैं। बट रेट भी अगर देखें तो काफ़ी कम है, और लोकेशन बट ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो EWS सेक्टर 19 वाला ले सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मूव इन भी कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियर फैमिली कुछ दिनों के लिए, तो आप सेक्टर 14 वाला प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यस, आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। और जैसे ही MIG और HIGs के ऑप्शंस TDA ई ऑक्शन के थ्रू या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर लाता है, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से इसे एड्रेस करूंगा और आपको क्या करना चाहिए ब्रोशर वगैरह के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।